हेलो एवरीवन। हमें एक कॉन्स्टिट्यूशन यानी पॉलिटी पढ़ना है ना। पॉलिटी पार्ट 1। ओके, हमारे फर्स्ट चैप्टर है। आज 1 अप्रैल है। ओके, ऑलमोस्ट हम कोशिश करेंगे कि ये करीब 40 क्लासेस में पॉलिटी को कंप्लीट कर लिया जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, है ना। देखिए, सबसे पहले अगर हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात करते हैं, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में आपको एक चीज़ याद रखना होगा कि आपको कुछ चीज़ें मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ना होगा। तो इससे पहले कि अगर मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ना है तो हम वो चीज़ें नहीं पढ़ाएंगे, लेकिन जो वहाँ से हम स्टार्ट करते हैं द मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड द इट्स साइलेंट फीचर्स, राइट। यानी भारतीय संविधान का निर्माण और इसकी प्रमुख विशेषताओं से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड अर्थात पृष्ठभूमि के बारे में बात करेंगे कि पृष्ठभूमि कैसी रही, क्या होता है एक्चुअल में संविधान क्या है। इसकी कोई तो पृष्ठभूमि रही होगी। ऐसा तो हुआ नहीं होगा कि अचानक से संविधान आ गया कहीं से, कुछ तो पहले से स्टार्ट हुआ होगा। इसके बाद आफ्टर ऑल संविधान सभा के गठन यानी फॉर्मेशन की बात करते हैं कि संविधान सभा का गठन कैसे किया जाता है, क्या होता है, इसके गठन की प्रक्रिया कैसे होती है। इसके बाद हम जो प्रीएम्बल है, जो ऑब्जेक्टिव्स है, जो यानी उद्देश्य प्रस्ताव है, उसके बारे में बात करेंगे। फिर भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम जो 1947 में कुछ परिवर्तन किए गए, इसमें से वो देखेंगे। तो इन सारी चीज़ों को हमें हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में और साइलेंट फीचर में देखना है। इसके साथ साथ जो कमिटीज़ हैं, जो बड़ी समितियां हैं, छोटी समितियां हैं, उनके बारे में भी बात करेंगे। और जो संविधान सभा का वाचन है, प्रोसीडिंग, उसके बारे में भी अपने को बात करना है। तो चलिए हम सबसे पहले बैकग्राउंड की बात करते हैं। तो बैकग्राउंड में मैं एक आपको कहानी सुना देता हूँ। ऐसा जिसमें लिखने का कोई बहुत बड़ा वो नहीं है, मैं लिखता ही चलूँगा, लेकिन आपको ओवरऑल पूरा नोट्स मिल जाएगा, ठीक है ना। तो नोट्स से पहले मैं एक कहानी बताऊंगा आपको कि जैसे इसमें बस कहानी ही है। तो देखिए, सबसे पहले क्या होता है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की अगर बात करते हैं तो भारत में जो संविधान सभा का जो गठन है ना, तो सबसे पहले 1934 में एक वामपंथी लेफ्टिस्ट पॉलिटिशियन होते हैं एम.एन. रॉय द्वारा। तो उन्हीं के द्वारा ये क्या करी जाती है कि एम.एन. रॉय द्वारा 1934 में मतलब सर्वप्रथम विचार रखा जाता है संविधान सभा के गठन का, फॉर्मेशन का संविधान सभा के। ओके, इसके बाद जो 1934 में ही स्वराज पार्टी आती है, तो स्वराज पार्टी द्वारा संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव रखा जाता है। तो ऑलमोस्ट आपसे ये दोनों जगह पूछा जाता है कि अगर ये पूछा जाए, हालांकि स्वराज पार्टी से क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है ना। यूपीएससी ने 2015 या 2014 में क्वेश्चन यहाँ से पूछा था, एक स्टेटमेंट था, ठीक है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से। हालांकि देखिए, मैंने जो वो तो बता ही चुका हूँ पिछले उस पर, जो आपने मेरा जो 30 मार्च वाला जो वीडियो देखे होंगे, तो 30 मार्च में जब मैं बताया था आपको प्रॉपरली कि इसमें से जो कैसे हम पढ़ाई करेंगे, जो ट्रेंड होगा, ट्रेंड एनालिसिस के बारे में हमने बात करी थी, ठीक है। तो हम बैकग्राउंड के बारे में बात कर रहे थे। तो सबसे पहले जो संविधान सभा के जो गठन का जो विचार है, तो सर्वप्रथम 1934 में कौन वामपंथी यानी लेफ्टिस्ट पॉलिटिशियन हुआ करते थे, एम.एन. राय द्वारा रखी गई, ठीक है। इसके बाद उसी टाइम 1934 में ही स्वराज पार्टी द्वारा जो संविधान सभा का गठन का प्रस्ताव रखा जाता है। और आफ्टर ऑल 1935 में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस था, इंडियन नेशनल कांग्रेस था, तो इसके द्वारा संविधान सभा के निर्माण की आधिकारिक मांग के बाद क्या किया गया, 1938 में जो पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब थे, तो इन्होंने संविधान निर्माण हेतु जो अडल्ट फ्रेंचाइजी की बात कही, यानी यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी की बात करते हैं। किसकी? यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी की बात करते हैं, यानी वयस्क मताधिकार की बात करते हैं। कब? 1938 में कौन? पंडित नेहरू जी यूनिवर्सल यानी वयस्क मताधिकार, अगर हम इसको हिंदी में वयस्क मताधिकार लिखते हैं, ठीक है ना। तो वयस्क मताधिकार, देखिए मेरा राइटिंग बहुत सुंदर नहीं है, तो थोड़ा सा मुझे लगता है कि आपको मेरे साथ कोऑपरेट करना चाहिए। ओके, तो वयस्क मताधिकार का मैंने बताया 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत के संविधान निर्माण के लिए अडल्ट फ्रेंचाइजी की बात करते हैं, ठीक है। वहीं नेहरू की इस मांग को जो ब्रिटिश गवर्नमेंट, जो ब्रिटिश सरकार थी, तो सैद्धांतिक रूप से हालांकि मान लेती है, लेकिन ये प्रस्ताव जाके 1940 में अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो अगस्त प्रस्ताव था,
ठीक है ना। तो अगस्त प्रस्ताव एक तरीके से किसका ही, यही जो नेहरू जी ने पहले, इससे पहले जो इंडियन आईएनसी थी, तो उसमें अपना एक संविधान निर्माण के लिए अडल फ्रेंचाइजी की बात करी थी। तो कहीं ना कहीं इसके 20 अगस्त प्रस्ताव में दिखते हैं। ठीक है, जो अगस्त प्रस्ताव है इसके 20 प्रॉपरली अगस्त प्रस्ताव में देखे जाते हैं। हाँ, तो 1940 में अगस्त प्रस्ताव, तो 1940 में आपको पता होगा, हालांकि आपने हिस्ट्री में से पढ़ा भी होगा, तो इसके नाम से जाना जाता है। इसके बाद 1942 में क्रिप्स मिशन आता है, जो कि क्रिप्स मिशन आपको पता है, ये क्रिप्स मिशन को जो मुस्लिम लीग था तो उसने क्या कर दिया था, क्रिप्स मिशन को अस्वीकार कर दिया था। ठीक है ना। और इस समय लीग द्वारा 2 स्वायत्त स्टेटों की मांग करी गई थी, जो मतलब 2 स्वायत्त राज्यों की मांग करी गई थी जो मुस्लिम लीग थी। इसमें जो ये क्रिप्स मिशन है 1942 में आता है, तो इसमें से जो इसका नेतृत्व कर रहे होते हैं वो सर स्टैफर्ड क्रिप्स होते हैं। और ये संविधान निर्माण के लिए, भारत के लिए, जो संविधान निर्माण के लिए भारत भेजे जाते हैं। हालांकि जो इस प्रस्ताव का मैंने अभी आपको बताया कि जो मुस्लिम लीग था, हम कब 1942 की बात कर रहे हैं, तो मुस्लिम लीग ने जो इसको, जो क्रिप्स मिशन को अस्वीकार कर दिया था, क्रिप्स मिशन को क्या किया था, अस्वीकार कर दिया था। ओके, ये क्रिप्स मिशन को कैंसिल कर दिया था। तो ये तो आपका बैकग्राउंड रहा, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड रहा कि कैसे क्या रहा। इसके बाद हम संविधान सभा के गठन की बात करते हैं, यानी मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। सो मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की अगर बात करें तो क्रिप्स मिशन की असफल, देखिए ऑब्वियस है, जो क्रिप्स मिशन है तो ये असफलता के बाद, ये आफ्टर ऑल कोई तो, अगर कोई देखिए जैसे कि क्रिप्स मिशन क्या हो गया, असफल हो गया, तो ब्रिटिश थे जो, तो हमसे लगातार बार्गेन कर रहे थे, तो उन्हें कुछ तो ऐसा चाहिए था कि वो मतलब अगेन कमिटी के लिए कमिटी, आफ्टर ऑल कमिटी ऐसे बनाते रहते थे कि अगर एक कमिटी असफल हो गई तो हो सकता है दूसरी कमिटी जो बनाई जाए, और कुछ टाइम लेके वो करते थे तो लोगों का जो गुस्सा है ठंडा पड़ जाए। तो इसके बाद वो मतलब क्रिप्स मिशन जैसे ही असफल हो जाता है तो 1946 में ये असफल हो जाता है। हाँ, क्रिप्स मिशन। तो 1946 में क्या होता है, 1946 में 3 सदस्यीय कैबिनेट लाया जाता है, 3 सदस्यीय कैबिनेट मिशन, जिसमें 3 मेंबर होते हैं, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, इसमें से देख लीजिए, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस। दूसरे जो मेंबर होते हैं तो सर स्टैफर्ड क्रिप्स, जो 1942 में अर्थात 1942 में आते हैं। और तीसरे एवी अलेक्जेंडर होते हैं, यहाँ वही क्रिप्स होते हैं, क्रिप्स, और तीसरे क्या होते हैं, एवी अलेक्जेंडर होते हैं, एवी अलेक्जेंडर। ओके, एवी अलेक्जेंडर, ठीक है, ये एवी अलेक्जेंडर होते हैं। आफ्टर ऑल क्या होता है, इनको भारत भेजा गया और कैबिनेट मिशन का जो प्रस्ताव को ये फाइनली क्या करते हैं, भारतीय संविधान सभा के निर्माण के लिए एक प्रारूप यानी एक ढांचा रखते हैं और इसे स्वीकार भी कर लिया जाता है। जो यानी कैबिनेट मिशन प्रस्ताव होता है, तो कैबिनेट मिशन जैसे क्रिप्स असफल हो जाता है तो कैबिनेट मिशन जो प्रस्ताव होता है इसको भारत में भेजा जाता है, ये जो संविधान सभा के गठन के लिए। लेकिन संविधान सभा के गठन के बाद क्या होता, गठन के लिए इसे स्वीकार कर लिया जाता है। और आप देखेंगे जो संविधान सभा का इसको नाम दिया जाता है, तो हम ये भी कह सकते हैं जो कैबिनेट मिशन है, इसे संविधान सभा का क्या किया जाता है, नाम दिया जाता है, संविधान सभा का नाम दिया जाता है, नाम दिया जाता है। ओके, तो ये तो कुछ इसकी, अब कैबिनेट मिशन की कुछ योजना जो ये रही है, तो इसके क्या मतलब इसमें टर्म्स एंड कंडीशंस थे, तो उसके बारे में ज़रा टर्म्स एंड कंडीशंस के बारे में थोड़ा सा हम देखेंगे। ओके, तो देखिए अगर जो प्रत्येक प्रांत की अगर बात करते हैं तो जो प्रिंसेस स्टेट थे, जो देसी रियासतें थी और राज्यों के समूह, जो उनकी मतलब जनसंख्या ऑलमोस्ट प्रिंसेस स्टेट की, और वो राज्यों की जनसंख्या जो ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश इंडिया उस समय राज करता था, तो उनको क्या किया गया, जो सीटों का जो बंटवारा है, सीटों का जो रेशियो है, वो 10 लाख की जनसंख्या पर 1 सीट की व्यवस्था करी गई। और ये कैबिनेट मिशन की ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कैबिनेट मिशन का, कि जब हम
कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का गठन करना है, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का गठन करना है, तो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के लिए अभी जब देखेंगे कि जो कितनी वैकेंसीज होती हैं, जो मेंबर कहाँ से लिए जाएंगे, वो मेंबर कौन होंगे, तो जो प्रत्येक प्रांत और जो प्रिंसेस स्टेट थे, जो वो प्रांत मतलब जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट उस पर राज करती थी। मान लीजिए जैसे कि इंडिया है, बस यहाँ थोड़ा सा देखना है, ये इंडिया है, तो इसमें तो हर जगह तो ब्रिटिश गवर्नमेंट नहीं थी, इसमें कुछ प्रिंसेस स्टेट थे, क्या थे, कुछ राजे रजवाड़े थे, कुछ ब्रिटिश इंडिया के अधिकार क्षेत्र में आते थे। तो इनको क्या किया गया, प्रत्येक देशी रियासतों को और राज्यों के समूह को उनकी जनसंख्या के रेशियो के अकॉर्डिंग सीटें डिवाइड कर दी गई, सीटें बांट दी गई। इसमें जो जनसंख्या का जो पॉपुलेशन का फिगर रखा गया वो ऑलमोस्ट 10 लाख की जनसंख्या के आसपास हमें एक सीट रखनी थी, ठीक है। और आप देखेंगे इसी टाइम कि संविधान सभा की कुल 389 सीटों पे क्या होना था, जो संविधान सभा की 389 सीटों में से ब्रिटिश सरकार के जो डायरेक्ट मतलब जो शासन वाले स्टेट थे, जो कि मैंने बताया जो डायरेक्ट रूल करती थी, तो उसमें से 296 सीटें होती थी, मतलब उनको लाना 296 सीटें को लाना था। और जो देशी रियासतों की जो प्रिंसेस स्टेट थे, तो उसमें से 93 और जो ब्रिटिश इंडिया थी, ब्रिटिश इंडिया तो 296, मतलब जो टोटल वैकेंसी की अगर हम बात करते हैं तो जो 389 इतनी सीटों का क्या होना था, एक तरीके से इन लोगों को चुना जाना था। तो ये तो प्रिंसेस स्टेट, ये रजवाड़ों से, ये जो मेंबर हैं यहाँ के जो प्रतिनिधि हैं ये रजवाड़े से आएंगे। कहाँ से, रजवाड़ों से आएंगे, जो प्रिंसेस स्टेट हुआ करते थे। लेकिन जो 296 हैं ये जो मेंबर होंगे ये रजवाड़ों से नहीं, वो ब्रिटिश इंडिया से आएंगे। ब्रिटिश इंडिया क्या है, व्हाट इज द ब्रिटिश इंडिया? सो ब्रिटिश इंडिया क्या है, ब्रिटिश इंडिया, अगर ब्रिटिश इंडिया की बात करते हैं तो जहां डायरेक्ट शासन करता था, जो ब्रिटेन था उस समय, हम आज़ाद नहीं हुए थे, आपको पता ही है, तो जो डायरेक्ट शासन करता था ना, तो वह ब्रिटिश इंडिया के डायरेक्ट अधिकार क्षेत्र में आते थे। क्या है, डायरेक्ट अधिकार क्षेत्र में बहुत सारे ऐसे, मतलब बहुत पार्ट था, पूरे में तो प्रिंसेस स्टेट थे नहीं कि पूरे भारत में प्रिंसेस राजे रजवाड़े रहे, बहुत जगह डायरेक्टली, जो कि आप हिस्ट्री में पढ़े होंगे कई बार की राज्य हड़प की नीति, तो ये जो ब्रिटिश थे वो राज्य को हड़प लेते थे। फाइनली जब राज्य को हड़प लेते थे तो ये करते क्या थे कि राज्य को हड़पने के बाद वो स्वयं डायरेक्टली इसमें अपना शासन करने लगते थे। तो ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो आपको यहाँ ये देखना है 389 मेंबर्स जो संविधान सभा, जो संविधान कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली है, तो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के जो गठन की अगर बात कर रहे हैं तो 389 मेंबरान में से आपको 296 मेंबर क्या है, कहाँ से आने थे, 296 मेंबर हैं वो आपको ब्रिटिश इंडिया से आने थे, सॉरी, हाँ, यस, सो ब्रिटिश इंडिया से, हाँ, ब्रिटिश इंडिया से। एंड 9 जो बाकी के 93 मेंबर हैं वो किससे आते थे, रजवाड़ों से आने थे, प्रिंसेस स्टेट से आने थे, प्रिंसेस स्टेट से आने थे, है ना, प्रिंसेस स्टेट से आने थे। 93 है, ये 296 है, ओके। इसके बाद आप देखेंगे जो 296 है, इसको जरा गौर फरमाइएगा इस पे कि ये 200 यानी 290 सीटों में से 292 सीटों का चयन ब्रिटिश भारत के किससे, जो ब्रिटिश भारत के गवर्नर के अधीन जो 11 प्रांत आते थे, तो उन 11 प्रांतों में से 4 का जो चयन है वो दिल्ली, अजमेर, मारवाड़ और कुर्ग और ब्रिटिश बलूचिस्तान के जो 4 चीफ कमिश्नर के प्रांतों में से एक आया था। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये 296 में से 292 मेंबर थे, तो ये डायरेक्टली किससे थे कि वही ब्रिटिश इंडिया से। लेकिन उनमें ये जो 11 प्रांत थे ना, यहाँ पे ब्रिटिश डायरेक्टली क्या करता था, यहाँ पे राज करता था, तो यहाँ 11 प्रांत हुआ करते थे। लेकिन जो 4 रेस्ट ऑफ 4 वैकेंसी 4 सीट हैं, तो इन 4 सीटों में 4 इसमें कमिश्नरेट थे, तो वहाँ से आना था। एक दिल्ली हो गया, अजमेर हो गया, और दिल्ली अजमेर के साथ यानी अजमेर मारवाड़ हो गया, कुर्ग और ब्रिटिश बलूचिस्तान हो गया। हाँ, तो ये सारा चीज़ इसका क्या था, फॉर्मेशन था।
वहीं अगर हम इसके साथ साथ आगे की बात करते हैं तो प्रत्येक प्रांत की जो सीटों को जो 3 जो सेक्ट थे, यानी हम सेक्ट अर्थात रिलीजन भी कह सकते हैं, तो 3 समुदायों में 3 सेक्ट में बांट के देखा गया। मुसलमान, सिख और सामान्य, जो कि मुस्लिम और सिख के अलावा जो उनकी जो जनसंख्या के अकॉर्डिंग क्या किया गया था, बांटा जाना था। तो इसमें ये सारी चीज़ों को इसमें गौर फरमाया गया। वहीं आप देखेंगे इसके साथ साथ जो देसी रियासतों के प्रतिनिधियों का चुनाव रियासतों के प्रमुखों द्वारा किया जाना था। जो देसी, मान लीजिए कि जैसे कि कोई जो प्रिंसेस स्टेट था, तो प्रिंसेस स्टेट के टाइम आप देखेंगे कि जो प्रिंसेस स्टेट के होने के बावजूद फाइनली क्या होता था कि जो वहाँ का चीफ होता था, जो हुक्मरान होता था, जो राजा होता था, जो किंग होता था, उसी को चुनना होता था कि वो क्या करेगा कि अपने प्रतिनिधि को, अपने रिप्रेजेंटेटिव को असेंबली के में किस रिप्रेजेंटेटिव को भेजेगा, किसको नहीं भेजेगा, ये मैटर करता था। ठीक है ना, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वहीं इसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं तो संविधान, जैसे कि जो प्रत्येक जो पूरी असेंबली थी, तो प्रत्येक विधानसभा में प्रत्येक समुदाय के सदस्यों द्वारा अपने जो प्रतिनिधि थे, जो रिप्रेजेंटेटिव थे, उनका जो चुनाव होगा वो एकल संक्रमणीय पद्धति के माध्यम से क्या होगा, जो समानुपातिक प्रतिनिधित्व के तरीके से मतदान किया जाएगा, और जब जो उस पर जीतेगा तो वही मेंबर को क्या किया जाएगा, भेजा जाएगा। तो ये अगेन इंपॉर्टेंट है। ओके, इसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं तो संविधान जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, तो इसको आंशिक रूप से चुनी हुई थी और आंशिक रूप से ये क्या है, नामांकित निकाय था। अभी हम इसमें एक चीज़ और देखेंगे कि बहुत सारे जो ब्रिटिश जो संविधान वेत्ता हैं वो खुद कहेंगे कि कहीं ना कहीं जो हम लोग कहते हैं हम भारत के लोग, हम प्रियम्बल में बोलते हैं ना कि हम भारत के लोग, भारत को तो देखिए क्या है एक्चुअल में, जैसे प्रियम्बल में कहा गया ना, प्रियम्बल में जैसे इसमें कहा गया कि जो अडल्ट फ्रेंचाइजी के द्वारा, यानी जो प्रिंसेस स्टेट में जो प्रतिनिधि होंगे, तो जो राजा होंगे, किंग होंगे, उस समय के हुक्मरान होंगे, वो अपने प्रतिनिधियों को भेजेंगे, ब्रिटिश इंडिया से लोग चुन के आएंगे। तो इसमें प्रॉपरली एक चीज़ का तो इसमें ये ध्यान रखा गया, जैसे कि आप देखेंगे कई बार कि प्रस्तावना में कुछ जो ब्रिटिश संविधान वेत्ता हैं वो इसकी आलोचना करते हैं। केसी वेयर साहब का इस बार आप चेक करिएगा, यूपीपीएससी में अभी जो करीब 1 माह पहले जो पेपर हुआ है ना, यानी 1-1.5 माह पहले हो गया है ना, करीब ये दिसंबर में हुआ था, तो एक स्टेटमेंट आया था और स्टेटमेंट सेम था कि केसी वेयर, तो इसी वजह से जो केसी वेयर कहते हैं कि भारत की प्रस्तावना है जो है, प्रियम्बल है, वो लोक प्रभुता का एक भ्रम है। ठीक है, ये कहते हैं कि लोक प्रभुता का एक भ्रम है। आप देखिए, ये मैं जो डिस्कशन कर रहा हूँ वो पीटी और मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कशन कर रहा हूँ, तो आपको एक चीज़ इसमें देखिए, आपके पास तो काउंटर तो होना चाहिए। अगर केसी वेयर साहब कह रहे हैं तो उनके भी अपने विचार होंगे कि आखिर क्यों केसी वेयर साहब कह रहे हैं। हालांकि मैं प्रस्तावना में अभी नहीं पहुँच रहा, लेकिन डिस्कशन हमारा बहुत ब्रॉडली होगा। तो जैसे प्रस्तावना के वर्णन में कहा गया है कि बी द पीपल ऑफ इंडिया, अर्थात हम भारत के लोग, तो आखिर ये कहा गया है कि हम भारत के लोग, इसी वजह से केसी वेयर कहते हैं कि जो उस समय लोग थे तो लोगों के द्वारा उनका चुनाव नहीं हुआ था, प्रिंसेस स्टेट से भी मेंबर भेजे गए थे और भी कई मतलब उसमें से मेंबर भेजे गए थे। तो आप डायरेक्ट अडल्ट फ्रेंचाइजी की बात नहीं कर सकते हैं कि जो डायरेक्ट आप अडल्ट फ्रेंचाइजी की बात कर सकें, मतलब जो यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी पे उनका चुनाव नहीं हुआ। इस वजह से बोलते हैं कि जो प्रस्तावना में आप लिख के रखते हैं कि हम भारत के लोग, ये लोक प्रभुता का भ्रम है। तो ऐसा तो नहीं है, तो हमें इसका काउंटर देना पड़ेगा। तो काउंटर में हम क्या देंगे, हम किसका काउंटर बता देता हूं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है ना। हालांकि यहाँ मुझे आपको हिस्टोरी उस कैबिनेट मिशन के ही बारे में, लेकिन अच्छा काउंटर हम बाद में देख लेंगे। जैसे कि केसी वेयर भारत के संविधान में लोक प्रभुता का भ्रम कहते हैं, जो ये कथन है उनका, तो आप देखेंगे कि इनके अनुसार भारत में जो संविधान की रचना है, जो संविधान सभा के द्वारा हुई
हुई थी और संविधान सभा के सदस्यों के चयन के लिए अप्रत्यक्ष निर्वाचन हुए थे। और यह जो अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रांतीय विधानमंडल के सदस्यों के द्वारा हुआ था और प्रांतीय विधानमंडल को चुनने के लिए जो निर्वाचन हुए थे उस निर्वाचन में सभी वयस्क जो व्यक्तियों को निर्वाचन में शामिल होने का अधिकार नहीं था। इसी वजह से आप देखेंगे इसमें से सिर्फ कुछ ही वर्ग के लोग आते थे, जैसे शिक्षित हो गए, धनी वर्ग हो गया, इन्हीं को निर्वाचन का अधिकार था। तो इस वजह से केसी वेयर इसकी क्या करते हैं, अगेन एंड अगेन केसी वेयर साहब कहते हैं कि इसकी आलोचना करते हुए बोलते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि हम भारत के लोग, क्यों, ये भारत के सब लोगों का रिप्रेजेंटेशन नहीं करता था। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इस पे जैसे कैबिनेट में, बस इसमें हालांकि कैबिनेट ये हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के अंतर्गत नहीं है। जब हम आपको क्या पढ़ाएंगे, जब प्रियम्बल पढ़ाएंगे तो उसमें मैं बताऊंगा ही ये सारी चीज़ें कि प्रियम्बल में आपको ये चीज़ें बताना होगा, तो परेशान होने की बात नहीं है। हाँ, इसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं इसमें से जो संविधान सभा को मैंने बताया था कि आंशिक रूप से चुनी हुई जो संविधान सभा है वो आंशिक रूप से, तो इसमें से उसमें आंशिक रूप से नामांकित निकाय भी था। और संविधान सभा ये तो ब्रिटिश भारत के जो प्रांतों को आवंटित करी गई थी, जो सीटें थी, तो उन सीटों में 296 जो सीटें थी इसके लिए जुलाई अगस्त 1946 में चुनाव हुए। और 296 सीटों में से आप देखेंगे तो जो आईएनसी थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, यानी आईएनसी थी, तो 296 आपको याद हुआ होगा 296 कैसे, 389 में मैंने बांट के देखा था कि 93 रजवाड़ों से हैं, 296 ब्रिटिश इंडिया से हैं। तो 296 में जब इनका चुनाव होता है 1946 में, तो इसमें से आप देखेंगे कि 208 सीटें मुस्लिम लीग को मिलती, आईएनसी को, राष्ट्रीय कांग्रेस को मिलती हैं। 208 सीटें किसको, राष्ट्रीय कांग्रेस को मिलती हैं। और जो 73 सीटें हैं, यानी 73 सीट हैं, वो किसको मिलती हैं, वो मुस्लिम लीग को मिलती हैं। और जो 15 करीब सीटें हैं वो अन्य समूहों को मिल जाती हैं, 15 सीटें, ठीक है ना, ये मुस्लिम लीग को मिलती हैं। ओके, 15 अन्य को मिलती हैं। अब देखेंगे संविधान सभा भले ही प्रत्यक्ष रूप से वयस्क मताधिकार द्वारा नहीं चुनी गई हो, फिर भी इसमें आप देखेंगे प्रत्येक समुदाय का यहाँ रिप्रेजेंटेशन देखने को मिलता है। जैसे हिंदू हो गया, मुस्लिम हो गए, सिख, पारसी, आंग्ल भारतीय, ईसाई, अनुसूचित जाति, महिलाएं, इसमें सभी शामिल होते हैं। तो केसी वेयर साहब का जो स्टेटमेंट अभी आएगा, जो मैंने हालांकि इस स्टेटमेंट के बारे में बताया आपको कि उनका जो स्टेटमेंट है, तो हम इनके द्वारा, ये जो हमारे पास वर्ड हैं, इनके द्वारा हम केसी वेयर साहब को क्या कर सकते हैं, काउंटर कर सकते हैं। हालांकि जब आप मेंस आंसर राइटिंग करेंगे तो मेंस आंसर राइटिंग में क्वेश्चन आपको ऐसे ही मिलते हैं, ठीक है, तो वहां भी आपको क्या करना होगा, प्रॉपर्ली कुछ चीज़ों को काउंटर करना होगा। इसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं तो जो प्रोसीडिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात करेंगे, अर्थात जो कार्यविधि है जब संविधान सभा की, वो कैसी रही। तो संविधान सभा की जो प्रथम बैठक है वो 9 दिसंबर ही था। ओके, सो 9 दिसंबर यानी 9 दिसंबर 1946 को प्रथम अधिवेशन में सर्वमान्य रूप से इसी समय डॉक्टर जो सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। और मुस्लिम लीग द्वारा इस बैठक का क्या किया गया था, बॉयकॉट किया गया था, बहिष्कार किया गया था। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि मुस्लिम लीग द्वारा इसको क्या किया गया, इसका मुस्लिम लीग द्वारा बॉयकॉट किया गया, बहिष्कार किया गया। मुस्लिम लीग द्वारा क्या किया गया, बहिष्कार किया गया। मुस्लिम लीग द्वारा इसको क्या किया गया, बहिष्कार किया गया। इसके साथ साथ आप देखेंगे कि 11 दिसंबर 1946 को जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना जाता है और उसी समय एससी मुखर्जी को उपाध्यक्ष चुना जाता है। और उसी टाइम जो सर BN राव थे तो संवैधानिक सलाहकार के रूप में इनको क्या किया जाता है, नियुक्त किया जाता है। हाँ, तो ये तो आपका प्रॉपर्ली क्या रहा, ये जो प्रोसीडिंग है, यानी जो प्रोसीडिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, इसके बारे में रहा। थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव जो रिजोल्यूशन है, उद्देश्य प्रस्ताव है, तो डॉक्टर कह रहा हूँ, जो पंडित नेहरू थे, तो इनका जो रिजोल्यूशन यानी जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन है, इसमें थोड़ा सा हम इसकी बात करेंगे। तो 13 दिसंबर 1946 को जो संविधान सभा में सबसे पहले क्या होते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब ये उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत करते हैं। और ये जो उद्देश्य प्रस्ताव है, उद्देश्य प्रस्ताव को कब, ये 13 दिसंबर
1946। ओके, ये क्या करते हैं, ये उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा में प्रस्तुत करते हैं। हाँ, इसके बाद देखेंगे भारत में जो राष्ट्रीय आंदोलनों के प्रमुख मुद्दों पे उचित सारांश के रूप में एक तरीके से इसको पूरा जो उद्देश्य प्रस्ताव है इसको क्या है, समरी होता है किसका, जो नेशनल मूवमेंट हुआ करते थे, जो नेशनल मूवमेंट थे इनका ऑलमोस्ट पूरा उस समय जितने भी मतलब मांग करी गई, जो पॉलिटिशियन इस चीज़ को मांग, तो उनका ये पूरा समराइज करके एक समरी था। ठीक है, इसमें आप देखेंगे कि मुद्दों के बीच जो उचित सारांश के रूप में, साथ ही इसमें जो संवैधानिक संरचना के ढांचे और मूल दर्शन की स्पष्ट झलक भी मिलती है। ठीक है, वहीं संविधान सभा के बारे में बात करते हैं तो स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इसमें संविधान सभा की अगर बात कर लें हम, संविधान सभा संविधान सभा में हम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या थे कि स्थायी अध्यक्ष हुआ करते थे। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थोड़ा सा देखिए आप इसके साथ राइटिंग ऐसा है, बस मैं बोलता जाता हूँ, ठीक है ना, तो प्लीज़ कोऑपरेट कर लीजिएगा। राजेंद्र प्रसाद क्या थे, स्थायी अध्यक्ष थे। अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। डॉक्टर कौन, सच्चिदानंद सिन्हा थे। एस.सी. मुखर्जी जो थे ये उपाध्यक्ष थे, एस.सी. मुखर्जी, और संवैधानिक सलाहकार बी.एन. राव थे। ठीक है, ये तो सारा सब प्रोसीडिंग ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था। अगर हम इसकी आगे बात करते हैं तो भारत देखिए एक सॉवरेन कंट्री है, सॉवरेन गणराज्य है, जो कि अपना संविधान स्वयं घोषित करेगा। सॉवरेनिटी का मतलब होता है सुप्रीम अथॉरिटी इन द ऑल मैटर कंसर्निंग इन कंट्री। गणराज्य का मतलब, रिपब्लिक का मतलब होता है कि जो हमारा सुप्रीम अथॉरिटी अर्थात जो हमारे प्रेसिडेंट हैं, जो हमारे सुप्रीमो हैं, वो क्या करेंगे कि वो मतलब बाई डिसेंट नहीं होंगे, वो प्रॉपरली इलेक्शन के द्वारा डायरेक्टली या इनडायरेक्टली क्या है चुने जाएंगे। तो हालांकि इसमें हमें डिटेल बात करेंगे, इसमें कोई अभी आपको इशू नहीं है। वही भारतीय संघ में ऐसे सभी जो क्षेत्र शामिल होंगे उसमें से ब्रिटिश भारत जो कि देसी रियासत यानी जो प्रिंसेस स्टेट है, या फिर दोनों में ऐसे जो क्षेत्र जो कि क्या है संप्रभुता संपन्न भारत में शामिल होना चाहें, अर्थात वो शामिल होना चाहें बल्कि वो भारत से क्या है बाहर आते हैं, वो सभी इसमें शामिल हो सकते हैं। ठीक है, वहीं इस प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को सर्वमान्य रूप से स्वीकार किया गया और इस प्रस्ताव ने संविधान के जो स्वरूप और प्रस्तावनाओं के निर्माण में बहुत बड़ी भूमिका अदा करी। तो ये अगेन इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है ना, इसके साथ साथ अगर हम और कुछ बातों की बात करते हैं तो देखिए मैं थोड़ा सा आपको रिकैप करवा देता हूं, और इसके बाद थोड़ा रह गया है, फिर हम आगे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बाद जो नोट्स देखिए आपको अपलोड हो जाएगा, नोट्स को लेकर परेशान नहीं होंगे। ठीक है, तो नोट्स प्रॉपर अपलोड हो जाएगा, बस आपको ये लेक्चर जो मैं डिलीवर कर रहा हूँ उस लेक्चर को सुनना है। इसके बाद जो नोट्स है, नोट्स को लेकर आपको परेशान नहीं होना है। हाँ, जो आपको हैंड रिटन नोट्स है वो भी आपको नोट्स मिल जाएगा। तो मैं जितना चीज़ें समझाया हूँ उसे थोड़ा सा मैं रिकैप कर दूंगा, लेकिन इससे पहले हम भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 द्वारा जो कुछ परिवर्तन हुए उन परिवर्तनों के बारे में हम बात करेंगे। तो इसमें 3 परिवर्तन, एक प्रथम परिवर्तन, द्वितीय परिवर्तन और तृतीय परिवर्तन। प्रथम परिवर्तन में आप देखेंगे जो संविधान सभा को पूर्णतः संप्रभु निकाय बनाया गया, जो कि स्वेच्छा से कोई भी संविधान बना सकती थी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जो स्वेच्छा से संविधान बना सकती थी उसके लिए संप्रभु निकाय बनाया गया संविधान सभा को। वहीं जो दूसरा यानी जो द्वितीय परिवर्तन के अंतर्गत जो संविधान सभा एक विधायिका भी बन गई, और इसमें देखेंगे इसके 2 कार्य निर्धारित करे गए। पहला कार्य तो ये था कि संविधान सभा का निर्माण करा जाएगा, दूसरा क्या था कि इसमें जो दूसरा कार्य था कि देश के लिए जो विधि का निर्माण होगा। वहीं जो तृतीय वाचन है, तृतीय परिवर्तन है, तो मुस्लिम लीग के सदस्यों का विभाजन के बाद देखेंगे कि अलग हो जाने से संविधान सभा की जो सदस्य संख्या 299 रह गई, और 299 हम देखेंगे कि 273 तो पहले वो 73 हट गए, और कौन कौन इसमें क्या कैसे हो गया, जो 73 लोग जीते हुए थे ना, मुस्लिम लीग से 73 लोग आए हुए थे, 73 लोग, तो वो साइड मतलब हट गए, और इसमें से जो 4 एक्स्ट्रा और मेंबर हैं वो कौन से मेंबर हैं, वो
आपको जब मैंने बताया था जो कमिश्नरेट से आते थे वो 4 मेंबर हैं 296 के बाद, ठीक है। इसमें सॉरी वो मेंबर हैं वो 296 में ही 292 तो आपको पता ही है कि वो वाले मेंबर हैं, 292 जो मैंने बताया था 4 कमिश्नरी वाले मेंबर हैं। लेकिन ये जो 3 मेंबर और हैं 296 के बाद यानी 299 हैं, इसमें से 3 मेंबर कहीं ना कहीं मुस्लिम लीग के ही थे, ठीक है। हालांकि उनने इसकी सदस्यता नहीं ली थी, लेकिन वो इसमें क्या कर रहे थे कि प्रॉपरली हेल्प कर रहे थे। तो हम संविधान सभा जो कार्य किया इसमें कुछ फैक्ट है तो आप लिख लेंगे, जैसे कि 24 जनवरी 1950 को जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद साहब थे तो उनको राजेंद्र प्रसाद साहब को क्या है प्रथम राष्ट्रपति के रूप में उनको चुना गया। वहीं 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत क्या किया गया, इसको अपनाया गया, सत्यापित करा गया। वहीं 19 मई 1949 में राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता जो मेंबरशिप थी उसको भी क्या किया गया, अडॉप्ट किया गया। और 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया। इससे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें और बताना चाहूँगा। ये आपको यूपीएससी, देखिए जो मैंने अभी फैक्ट बताई, यूपीएससी इन फैक्ट से क्वेश्चन नहीं पूछता है, ठीक है। लेकिन आपको कहीं ना कहीं एक चीज़ स्टेट सिविल सर्विस सभी स्टूडेंट देते हैं, तो स्टेट सिविल सर्विस को ध्यान में रखते हुए आपको जो मैंने चीज़ें बताई तो आप क्या है वो आप लिख लेंगे, ठीक है ना। इसके साथ साथ 2 वर्ष 11 माह 18 दिनों में संविधान सभा की कुल 11 बैठकों के साथ इसमें से संविधान निर्माताओं ने लगभग 60 देशों से अलग अलग जो संविधान का अवलोकन किया और इसके प्रारूप पर 14 दिनों तक विचार किया। वहीं 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की जो लास्ट अंतिम बैठक होती है उस बैठक के बाद इसके बाद देखेंगे 26 जनवरी 1950, 51, 52 में जो जनरल इलेक्शन होंगे और नई संसद का क्या कर दिया जाएगा, उस समय चुनाव कर लिया जाएगा। इसके बाद देखेंगे 1992 में जो अंतरिम संसद का अस्तित्व समाप्त होने के बाद जो पहली निर्वाचित संसद हो आएगी और दोनों सदनों के साथ मई 92 में ये अस्तित्व में आ जाएगी। तो ये सारी चीज़ें क्या रही हैं, ये इस हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में। लेकिन संविधान सभा की जो निर्माण से संबंधित समितियां हैं ये बड़ी और छोटी 2 प्रकार की समितियां थी। हालांकि इसको भी आप थोड़ा सा सुन लीजिएगा, यहाँ से यूपीएससी भी क्वेश्चन पूछ लेता है। तो अगर बड़ी समितियों के बारे में हम बात करते हैं, जो बड़ी समितियां हैं, बड़ी समितियां और यहाँ चेयरपर्सन, तो इसमें लिख लेंगे जो संघ शक्ति समिति अर्थात जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, जो संघीय संविधान समिति के जो चेयरपर्सन थे वो अगेन पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। प्रांतीय संविधान समिति के चेयरपर्सन डॉक्टर नहीं सरदार वल्लभ भाई पटेल हुआ करते थे। और जो प्रारूप समिति है उसके डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर BR अम्बेडकर हुआ करते थे। वहीं जो फंडामेंटल राइट्स और माइनॉरिटीज़ जो परामर्श संबंधी जो समिति हुआ करती थी उसके जो चेयरपर्सन होते थे वो डॉक्टर अगेन एंड अगेन बोल देता हूँ, सरदार वल्लभ भाई पटेल हुआ करते थे। हाँ, तो ये तो सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट रहा है, इसमें आप देख लीजिएगा। और मैं एक चीज़ और आपको बता देता हूँ, इसमें से जो छोटी समितियों में आपको सदन समिति याद रखना है जिसके पिता भी सीतारामैया चेयरपर्सन हुआ करते थे, जो एक बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। राष्ट्रध्वज संबंधी जो तदर्थ एडहॉक जो कमिटीज़ थी उस कमिटीज़ के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हुआ करते थे, ठीक है। तो ये तो सारी चीज़ें क्या रहीं, ये हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में मैंने बताया। इसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं तो भारतीय संविधान पर जो अन्य देशों में जो ग्रहण किए गए स्रोतों का जो विवरण है, तो हम कुछ एक देशों से इनमें स्रोतों के विवरण के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं, ठीक है। स्रोतों के विवरण के बारे में चलिए हम देख लेते हैं कि जैसे कि ब्रिटेन से तो संसदीय जो प्रणाली है, जो संसदीय शासन प्रणाली है, जो पार्लियामेंटेरियन सिस्टम है, पार्लियामेंट सिस्टम है, ये हमने ब्रिटेन से अडॉप्ट करते हैं। और संसदीय विशेषाधिकार भी विधि का शासन, देखिए जो विधि अभी हम आर्टिकल 14 पढ़ेंगे तो विधि का शासन आएगा, तो ध्यान रखिएगा जो विधि का शासन है वो ब्रिटेन से लेंगे, ठीक है। किससे? ब्रिटेन से लेंगे। और संवैधानिक रूप से जो राष्ट्रपति की स्थिति और विधायी प्रक्रिया, वहीं एकल नागरिकता यानी सिंगल सिटीजनशिप और चुनाव में सर्वाधिक मत के आधार पर जीत की जो प्रक्रिया, जिसको फर्स्ट पास्ट पोस्ट सिस्टम कहते हैं, जिसको क्या कहते हैं, फर्स्ट पास्ट पोस्ट सिस्टम कहते हैं, ये सब हमने कहाँ से? ब्रिटेन से अडॉप्ट किया है, ब्रिटेन से ग्रहण किया
किया है। वहीं हम अमेरिका से भी कुछ चीज़ें जैसे फंडामेंटल राइट्स जो हमारे पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और इसके साथ साथ जो जुडिशियल रिव्यू यानी न्यायिक पुनरावलोकन, वहीं जो संविधान की सर्वोच्चता, तो ये सभी क्या है हमने यानी संयुक्त राज्य अमेरिका और निर्वाचित राष्ट्रपति व महाभियोग उपराष्ट्रपति का पद, ये भी क्या है ये सारी चीज़ें हमने कहाँ से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से लिया था, यूएसए से। कनाडा से जो देखिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, करीब हमने 60 देशों से अलग अलग चीज़, लेकिन हमने इम्पॉर्टेंट बात करना है तो इसमें जो कनाडा है, अगर इसमें एक सशक्त केंद्र और उसके साथ साथ अर्धसंघ सरकार का जो स्वरूप है, और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है तो अवशिष्ट शक्तियां जो केंद्र के पास और शक्ति विभाजन, ये हम सारी चीज़ें कहाँ से लेते हैं, कनाडा से। दूसरा इम्पॉर्टेंट फैक्टर इसमें क्या है, जो राज्यपाल की जो नियुक्ति है और उच्चतम न्यायालय में जो परामर्शी न्याय निर्णयन है, ये भी हम कहाँ से, कनाडा से लेते हैं। तो ये कई बार पूछा गया है। ओके, हालांकि मुझे लगता है स्पीड ज़्यादा तेज़ है, मैं सिर्फ अभी लेक्चर डिलीवर कर रहा हूँ तो लिखने का बहुत अधिक काम नहीं है, लेकिन आप इसे रोक के इस लेक्चर को लिख सकते हैं। अगर नहीं तो आप को नोट्स मिल जाएगा, नोट्स को लेकर आपको पूरा हैंड रिटन नोट्स मिल जाएगा, नोट्स को लेकर आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, ठीक है। वहीं अगर हम बात करेंगे तो जो रूल्स है उस समय जो यूएसएसआर होता था, इससे जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ और प्रस्तावना में 3 वर्ड हैं, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय का जो आदर्श है, ये तीनों वर्ड जो प्रस्तावना में है, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय का आदर्श, ये रसिया से लिए गए हैं। जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ध्यान रखिएगा, जो विधि के समक्ष शासन वो अलग चीज़ है, विधि का शासन ये अलग चीज़ है। विधि का शासन ब्रिटेन से लिया गया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से लिया गया, और विधि के समक्ष तो ये कहाँ से, अमेरिका से लिया गया। वहीं जो जर्मनी से तो आपातकाल जो इमरजेंसी के दौरान अधिकारों का जो सस्पेंशन है, जो फंडामेंटल राइट्स का क्या है, उनको सस्पेंड कर दिया जाता है, ये किससे लिया गया, जर्मनी से लिया गया। और ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची का जो कंकरेंट लिस्ट है, वहीं संसद में दोनों सदनों की जो ज्वाइंट सिटिंग है, ठीक है, यानी जो संयुक्त बैठक है, इस बारे में पढ़ेंगे कि संयुक्त बैठक ज्वाइंट सिटिंग कब होता है, तो ये सारी चीज़ें हैं। और जो दक्षिण अफ्रीका से तो संविधान जो संशोधन की प्रक्रिया और राज्यसभा सदस्यों के निर्वाचन की जो प्रक्रिया है, ये साउथ अफ्रीका से लिया गया। किससे, साउथ अफ्रीका से। एक लास्ट रह गया जो फ्रांस है, तो स्वतंत्र यानी समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का सिद्धांत, ये सारी चीज़ें फ्रांस से ली गई, ठीक है। तो ऑलमोस्ट ये सारी चीज़ों के बारे में हमने बात कर लिया है। इसके साथ साथ नम्यता और अनम्यता का मिश्रण, जो हमारा जो मिक्सचर ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी एंड इनफ्लेक्सिबिलिटी जो कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कहा जाता है, तो इसको भी थोड़ा सा बात कर लेते हैं हम कि ये एक्चुअल में है क्या, ठीक है ना। इसके साथ साथ मैं थोड़ा सा इन सारी चीज़ों को मैं रिकैप करना चाहूँगा, क्योंकि अगर ये चीज़ें रिकैप हो जाती हैं तो आप देखेंगे कि बहुत आसानी से आप इसे याद कर सकेंगे। थोड़ा सा तो जितना मैंने पढ़ाया 5 मिनट में इन सारी चीज़ों को दोबारा से मैं क्या रिकैप्चुलेट करना चाहूँगा, तो ध्यान से सुनिएगा। मैंने बताया 15 मार्च 1946 को इंग्लैंड के प्रधानमंत्री जो क्लेमेंट एटली ने घोषणा की थी कि ब्रिटिश सरकार में भारतीयों को स्वतंत्रता प्रदान करने का निर्णय लिया है, और इसके बाद इसी योजना के तहत जो 24 मार्च, जो कि मैंने बताया था कैबिनेट मिशन के बारे में, तो 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन यानी लॉरेंस क्रिप्स अलेक्जेंडर, जिसमें से लॉरेंस चेयरपर्सन हुआ करते थे, तो भारत आते हैं। इसके साथ 1945 में जो प्रांतीय विधान सभाओं में निर्वाचित प्रतिनिधियों का जो उपयोग संविधान निर्माण करने के लिए व्यवहारिक समाधान निकालने की कोशिश करी गई। इसके कई प्रकार देखे जाएंगे, जो कि मैं उन प्रकारों के बारे में बहुत डिटेल डिस्कस करा है कि ये प्रकार कैसे होंगे, कि जैसे कि 10 लाख की जो जनसंख्या होगी, वो 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि चुना जाएगा, और इस प्रकार संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से क्या है, किया गया है। तो ये सारी चीज़ें इस पे देखने को मिलेंगी। मैंने बताया था कि 208 जो कि ये सीटों के बारे में भी डिटेल हमने बताई थी। वहीं संविधान सभा में जो बताया था कि जो टोटल मेंबर हुआ करते थे 389 होते थे। ब्रिटिश प्रांत जो 11 भारतीय ब्रिटिश प्रांत थे उसमें 292 आते थे। जो 4 कमिश्नरी एरिया थे, 4 क्षेत्रों से 4 वैकेंसीज वहाँ से आनी थी। देसी रियासतों से 93 वैकेंसीज थी, ठीक है। तो ये टोटल 389 होके मिला के बनती हैं। वहीं जो अनुसूचित जातियों की अगर बात करते हैं, अनुसूचित जनजातियों की तो अनुसूचित जनजातियों में से 33 मेंबर आने थे। वहीं अनुसूचित जनजातियों के साथ अनुसूचित जातियों में 26 और जो महिला सदस्यों की
अगर बात करते हैं तो इसमें 10 महिलाएं थी, ठीक है। वहीं संविधान सभा की जो 9 दिसंबर 1946 को, उस दिन संविधान सभा में 10 महिलाओं की जो संख्या थी, तो हालांकि आपको याद नहीं रखना है, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट महिलाओं की मैं उनका देखिए कौन कहाँ से आती थी ये याद नहीं रखना है, लेकिन फिर भी मैं आपको ये बता देता हूँ कि चलिए ठीक है। तो जो सुचेता कृपलानी का कई बार तो इनका नाम सुनते होंगे, तो उत्तर प्रदेश से आया करती थी। पूर्णिमा बनर्जी इसमें से, अम्मू जो स्वामीनाथन थी, और इसमें एक दुर्गाबाई बहुत मद्रास से आती थी दुर्गाबाई, हंसा मेहता मुंबई से, मालती चौधरी उड़ीसा से आती थी, और दक्षायनी बेलायुधन ये भी शायद मद्रास से ही, हाँ मद्रास से आती थी, और कमला चौधरी ये उत्तर प्रदेश से आती थी। तो ये सभी महिलाएं थी, ठीक है ना। इसके साथ साथ सरोजनी नायडू भी बिहार से, पता ही आपको, लीला रॉय आती थी बंगाल से। तो ये सभी महिलाएं थी जो इसमें से क्या थीं, ये बाद में आप देखेंगे 5 महिलाओं और सम्मिलित हो गई थी इसमें से। उन 5 महिलाओं में जैसे विजय लक्ष्मी पंडित भी थी, ठीक है, ये यूनाइटेड प्रोविंस यानी अर्थात उत्तर प्रदेश से 1946 में शामिल हुई थी। वहीं राजकुमारी अमृता कौर, और जो ये सेंट्रल प्रोविंस से हुआ करती थी। मेनका रॉय जो हुआ करती थी ये वेस्ट बंगाल से, मेनका रॉय नहीं नाम था इनका, रेनक नॉय नाम था। और बेगम एजाइज रसूल ये यूनाइटेड प्रोविंसेस से। एक अन्नी करके महिला थी, वो ट्रावनकोर और कोचीन क्षेत्र से आती थी। तो ये सारी चीज़ें जो भी मैंने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में बात करी, तो ऑलमोस्ट आपको ये कंप्लीट हो गया होगा यहाँ तक। कल हम क्या करेंगे कि इसके आगे बात करेंगे, जो इसका आगे वाला क्षेत्र होगा। लेकिन थोड़ा सा मैं और आपको कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा कि जैसे कि आपने इसमें से जो ड्राफ्टिंग कमेटी है, तो ड्राफ्टिंग कमेटी के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि जो ड्राफ्टिंग कमेटी है, देखिए जो प्रारूप समिति है इसमें डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की अध्यक्षता में गठित करी गई थी, और संविधान सभा की जो सबसे जो विशिष्ट समितियों में से शामिल करा गया था। इसमें से 29 अगस्त 1946 को क्या होता है, इसमें ये इसका जो गठन होता है, इसमें से 7 सदस्य होते हैं। उन 7 सदस्यों को अगर हम बात करते हैं तो सभी इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी मैं सभी का नाम आपको बता देता हूं। लेकिन ये जो पूरी कमेटी थी, तो आप देखेंगे कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इसको चेयर करते थे, अर्थात वो चेयरपर्सन हुआ करते थे। आपको इनके बारे में एक चीज़ और इंपॉर्टेंट बात पता होगी कि जो भीमराव अंबेडकर साहब थे, वो डॉक्टर अंबेडकर का निर्वाचन पहले जो बंगाल से, जो निर्वाचन बंगाल प्रांत से था। लेकिन आप देखेंगे जो बंगाल जब पाकिस्तान बढ़ जाता है, तो ये जो बंगाल है तो ईस्ट पाकिस्तान हो जाता है, तो इनका विभाजन क्या हो जाता है, फाइनली कैंसिल हो जाता है। तो मुंबई में जब जो रजवाड़ा था, तो वहाँ बात करी जाती है, और वहाँ एक व्यक्ति की जो सीट खाली करवाई जाती है, बहुत इमिनेंट पर्सन थे भाई, ठीक है। तो इस वजह से वहाँ एक इनकी सीट क्या करवा दी जाती है, खाली करवा दी जाती है, ठीक है ना। तो इस चीज़ का आप क्या रखेंगे, ध्यान रखेंगे। आपको नोट्स मिल जाएगी, बस आपको अगर इंपॉर्टेंट लिखे तो लिख लीजिएगा, ठीक है, कहीं ना कहीं, और अगर नहीं लगे तो कोई बात ही नहीं है, बस आप लेक्चर सुन लीजिए। अगले दिन से आपको प्रॉपर नोट्स भी मिल जाएगा, नोट्स को लेकर आपको परेशान नहीं होना है। वहीं ड्राफ्टिंग कमेटी के बारे में बात करते हैं, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर इसको क्या है, इसके अध्यक्ष हुआ करते थे, जो ड्राफ्टिंग कमेटी है, और एन गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, और एम माधवराव और टी कृष्णामाचारी, ये हालांकि ये सभी 7 सदस्य होते थे। सभी सदस्य तो मुझे भी 4-5 याद हैं। एक सैयद मोहम्मद सादुल्ला हुआ करते थे, ऑलमोस्ट हो गए होंगे, है ना। डॉक्टर के एम मुंशी, हाँ ऑलमोस्ट हो गए हैं, 7 तो हो गए। लेकिन इन दोनों 2 इंपॉर्टेंट बहुत हैं। जो एम माधवराव बताया, ये जो बी एल मित्र की जगह लिया था, क्योंकि आप देखेंगे उनका हेल्थ कारणों की वजह से जो बी एल मित्र साहब थे, इनने क्या किया था, इनने रिजाइन कर दिया था। और टी कृष्णामाचारी, जो टी खेतान जी की मृत्यु हो गई थी, तो ये जो टी कृष्णामाचारी उनकी जगह में आए थे। हाँ, तो ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें रही हैं इसमें से। और जो कैरेक्टर्स, जो अगर आपको और थोड़ा सा संविधान सभा के बारे में बता दूं ऑलमोस्ट, तो इसमें से जो स्टार्टिंग में भारत का जो संविधान विश्व का सबसे लंबा और लिखित संविधान है, ठीक है, मतलब जो सबसे लंबा, सबसे बड़ा और सबसे क्या है, लिखित संविधान है। इसके साथ साथ इसमें स्टार्टिंग में जो होता है, तो मूल संविधान में 395, ध्यान रखिएगा, अब तो करीब 450 से ज़्यादा क्या हैं, अनुच्छेद हैं, करीब 460 से ऊपर हैं। लेकिन जो मूल संविधान में जो 395 अनुच्छेद, 22 क्या थे, भाग थे, और 8 शेड्यूल थी, अनुसूचियाँ होती थी। वहीं संविधान का जो मूल पाठ में 22 भागों में विभाजित किया गया था। और इसके साथ साथ इसमें अब तक 4 अतिरिक्त जैसे कि भाग का, वो मैं बता दूंगा अभी,
हमें हालांकि इसे आगे पढ़ना ही है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको लेकिन इस समय इसमें से अगर बात करते हैं तो 25 पार्ट हो जाते हैं, 460 से प्लस क्या है अनुच्छेद हैं। इसे हमें डिटेल से बात करना है, इसको लेकर आपको परेशान नहीं होना है। हाँ, तो ये सारी चीज़ें ऑलमोस्ट हमने इसके बारे में बात कर लिया, जितना भी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है। अगर आपको यहाँ अगर किसी प्रकार से किसी भी स्टूडेंट को डाउट होता है तो आप मुझसे पूछ लेंगे कमेंट करके, वो आपको कमेंट के माध्यम से मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है ना। तो चलिए ठीक है ऑलमोस्ट। और अभी ये सिर्फ हमने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, अभी तो एक तरीके से जो हमें स्टार्ट करना है वो सिर्फ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, और ठीक है। और जो हमें पार्ट जो हमें हिस्ट्री में पढ़ना है तो वो मैंने नहीं आपको पढ़ाया है। इसमें अगर आप देखेंगे हिस्ट्री में हमें कुछ पार्ट इसमें पढ़ना होता है, वो दोनों जगह मिलता है। जैसे कि द जर्नी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की अगर बात करते हैं तो इसमें से संविधान जो क्या है और संविधान का महत्व देखेंगे। ये आप देखेंगे नहीं, इसमें से आप देखेंगे कि कई प्रकार के जो संविधान का संवैधानिक विकास के चरण हैं। तो रेगुलेटिंग एक्ट, अगर आपको लगे कि ये भी मुझे पढ़ाना है तो मैं पढ़ा दूंगा, मुझे पढ़ाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपको मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ना होता है, ये तो मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़िएगा। लेकिन इसमें रेगुलेटिंग एक्ट है, फिर एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1981 आता है, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में, चार्टर अधिनियम ये 10 साल बाद 1813, फिर चार्टर अधिनियम 1833, फिर इसके बाद 33 के बाद 20 साल बाद चार्टर अधिनियम 1953 आता है, 1853, भारत शासन अधिनियम 1858। तो जितना भी ये सब डेवलपमेंट है ये मैंने नहीं पढ़ाया, क्योंकि आपको मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ना है। अगर आपको लगता है कि इसे भी मुझे पढ़ाना चाहिए तो मैं इसे भी क्या कर दूंगा, कंप्लीट कर दूंगा। तो इसको लेकर आपको परेशान नहीं होना है, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच, आप यहीं मिलते हैं, फिर मिलेंगे। ओके, बाय बाय।